डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ सी प्लांट्स में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो ग्रुप है वो अब के टाइम पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी लिए हुए होता है, यानी इतनी ज़्यादा इसमें विविधता होती है कि इसमें इतने वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं जितने किसी दूसरे प्लांट ग्रुप के अंदर नहीं होते। और जब हम इनकी ओरिजिन की बात करते हैं तो ऐसा जब फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखा जाता है तो फॉसिल अकॉर्डिंग टू फॉसिल रिकॉर्ड एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे ज़्यादा जो है क्रिटेशियस काल में कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन हुआ है वो क्रिटेशियस टाइम में हुआ है, लेकिन इसके लिए भी सभी वैज्ञानिक जो होते हैं वो अलग अलग मत देते हैं। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि एंजियोस्पर्म है क्या, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, किस टाइम में हुए और कौन सी प्लेस में इनका ओरिजिन हुआ, ये मोनोफाइलेट एक स्रोत से डेवलप हुए या बहुत सारे स्रोत से। तो उसको समझने के लिए हम इनको अलग अलग हेड्स में पढ़ते हैं। तो आज हम पहले फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे व्हाट आर दी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म है क्या? एंजियोस्पर्म में अगर हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं तो प्लांट किंगडम में हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम में प्लांट्स को हम दो ग्रुप में रखते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है वो कहलाता है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा कहलाता है फेनोलोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें प्लांट जो होते हैं अपुष्पोद्भिद होते हैं, मतलब ऐसा ग्रुप है जिसमें पुष्पों का निर्माण नहीं होता, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। ये इनमें हम अलग अलग पढ़ते हैं कि ये एल्गी क्या है, थैलोफाइट्स क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है और टेरिडोफाइट क्या है। इसी का ही सेकेंड ग्रुप जो है वो है फेनोलोगेम्स। फेनोलोगेम को पुष्पोद्भिद ग्रुप कहा जाता है, स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। इनमें ऐसे प्लांट ग्रुप है जिसमें फल और बीज का निर्माण होता है। तो एंजियोस्पर्म है क्या उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अंदर हम देखते हैं कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर होता है और फ्लावर के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होंगे और ओव्यूल कार्पल में से प्रोटेक्टेड रहते हैं। जो बीजांड जो होता है वो बीजांड किस में पाया जाता है, बीजांड का अंडक में सुरक्षित होना, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसके अंदर जो बीजांड होगा, जैसे हम देखते हैं कि फ्लावर क्या है, फ्लावर में भी क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बाह्यदल पुंज है, पुमंग है, बाह्यदल पुंज है, दलपुंज है, पुमंग है और जायंग है। तो जिसमें से बाह्यदल पुंज और दलपुंज जो होता है वो क्या है, पौधे के सहायक भाग होते हैं। और इसके जो पुमंग और जायंग जो है वो उसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। पुमंग से पुमणों का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और जो जायंग है, जायंग जिसको गायनीशियम कहते हैं, गायनीशियम के अंदर उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कार्पल होता है और कार्पल के अंदर उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से एंजियोस्पर्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो गए कि इसके अंदर बीजांड का अंडक में सुरक्षित होना, और दूसरा इसके बाद है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय जो होता है उससे ही उसमें फ्रूट का निर्माण होता है और फ्रूट के निर्माण ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। दूसरा इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, जैसे फूल है तो फूल के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनीशियम होगा, गायनीशियम में ऊपर की तरफ स्टाइल होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड नीचे तरफ ओव्यूल होंगे। तो जब ये पोलन ग्रेन होते हैं पॉलिनेशन के थ्रू किसी भी माध्यम से या वाटर के माध्यम से हो सकते हैं, इंसेक्ट के माध्यम से हो सकते हैं, एयर के माध्यम से कहाँ पर आते हैं, स्टाइल पर आते हैं और स्टाइल पर ही जर्मिनेट कराते हैं। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जर्मिनेशन इन द स्टाइल ऑफ ओवरी बनता है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमको पता है कि दो मेल गैमेट्स आते हैं और मेल गैमेट्स का फिर उनका फ्यूजन कैसे होता है। तो एक मेल गैमेट का एग से फ्यूजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एक मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है तो 3 स्ट्रक्चर बनता है। तो इस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एंडोस्पर्म बनता है वो 3 स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसमें हम एंजियोस्पर्म के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये हमको दिखे कि एंजियोस्पर्म, व्हाट आर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होगा जिसमें अंडाशय जो होगा ओव्यूल प्रोटेक्टेड इन ओव्यूल जो होंगे वो बीजांड जो होता है वो अंडक में सुरक्षित होंगे, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से ही फ्रूट का निर्माण होगा। और दूसरा पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टाइल पर जर्मिनेट होते हैं।
डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है और इसका 3 स्टेज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स के। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म जो होता है ये सभी कैरेक्टर किसी दूसरे प्लांट ग्रुप के अंदर नहीं मिलते। इस कारण से एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो दूसरे सभी प्लांट ग्रुप से, जिम्नोस्पर्म से भी और टेरिडोफाइट से, ब्रायोफाइट से, थैलोफाइट से सबसे ज्यादा एडवांस ग्रुप होता है। और इन्हीं लक्षणों के कारण ये अब तक जो है डोमिनेटिंग वेजिटेशन जो होता है वो इनका ही होता है। तो अब सेकंड कैरेक्टर जो होता है, सेकंड टाइप जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, पीरियड ऑफ ओरिजिन क्या है। पीरियड मतलब किस टाइम में एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ, उसको समझाने के लिए हम देखते हैं कि इसमें भी कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो सभी साइंटिस्ट अपना अलग अलग टाइम बताते हैं कि कोई कहता है कि ये जुरेसिक टाइम में हो गए, कोई कहता है ट्रायसिक टाइम में हुए, कि क्रिटेशियस टाइम में हुए। तो इनका सबका भी अलग अलग मत होता है, तो हम अलग अलग हम सब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूपर कहते हैं कि इनका एंजियोस्पर्म जो है उनका ये जो साउथ इंग्लैंड का जो क्रिटेशियस युग का आवर्तवीजी है उसमें भी पोलन जो फॉल्स एक आपके जीनस होता है जिसका नाम है क्लैविटो पॉलिनाइटिस होता है ये। और इसी तरीके से क्लैविटोप्लाइनिस पोलोनियन ऑफ फॉल्स जीनस क्लैविटो पॉलिनाइटिस वोरेनियम एंड नेक्स्ट अपना आता है जिसके वोरेनियम और एपिटेम इस तरह के से प्राप्त किए गए उनके पोलन ग्रेन जो होते हैं, इस एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन प्राप्त किए गए क्रिटेशियस टाइम के। तो इस प्रकार से ये आज के जो जीवित ये जो वो पोलन ग्रेन उस टाइम के क्लैविटोन के प्राप्त किए गए वो आज के पादप एस्क्वारेनिया के साथ के परागण के साथ समानता रखते हैं। इस प्रकार से क्रिटेशियस काल के समूह में जो अच्छी तरह से उसी टाइम के जो फॉसिल थे उनको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा गया वो है मैग्नोलियंस के लोरेंस एंड नेक्स्ट आता है लोरेंस और लिलियोप्सिडा के रखे गए। इस प्रकार से क्रिटेशियस टाइम के अंत तक जो भी जातियां पाई जाती थी वो उत्पन्न हो चुकी, क्रिटेशियस के अंत तक जो जातियां पाई जाती थी उस टाइम के टाइम पाई जाती थी वह जो या उत्पन्न हो चुकी थी जो वैज्ञानिकों ने मतलब क्रिटेशियस टाइम से प्राप्त किए। उनमें से सारे जितनी भी जातियां प्राप्त की गई उन जातियों में से देखा गया कि वो उसमें से 50% जो जातियां थी वो एंजियोस्पर्म्स की जातियां थी। और इसके बाद इसी संदर्भ में 1979 में चार्ल्स डार्विन ने कूपर को एक लेटर लिखा और उसमें बताया कि एंजियोस्पर्म जो है एंजियोस्पर्म का एकदम धरती पर छा जाना, एकदम संपूर्ण धरती पर ये किस तरह से आ गया ये समझ नहीं आता। उसके लिए उन्होंने ये नाम दिया कि इनकी जो ओरिजिन जो है ये एक प्रकार का एबोमिनेबल मिस्ट्री होती है ना, कि ये एक प्रकार की एबोमिनेबल हिस्ट्री है। डार्विन के बाद कई सारे सुझाव है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू थॉमस कहते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है वो एक साथ अचानक पृथ्वी पर डेवलप नहीं हुए, इनका ओरिजिन जो है वो ये डेवलप हुए हैं जिम्नोस्पर्म के द्वारा। तो सबने अपना अपना अलग अलग मत दिया। इनके अकॉर्डिंग ये है कि H.H. थॉमस इन 1936 इनके अकॉर्डिंग इनका विकास जिम्नोस्पर्म पादप से होता है। और इसी तरीके से मैलविलिया कहते हैं कि एंजियोस्पर्म इन 1983 ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म का टाइम जो है वो परमियन काल में हुआ है और ये परमियन काल के अंदर ही एंजियोस्पर्म परमियन काल में उद्भव हुआ है और धीरे धीरे विकसित होते हुए क्रिटेशियस काल में सब तरफ से चारों तरफ से फैल गए। और इनके अकॉर्डिंग ग्लासोप्टेरिस जो है वो एंजियोस्पर्म के पूर्वज हैं। इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म के जो एंसेस्टर है वो है ग्लासोप्टेरिस। और इसके साथ साथ किसी कारण से जब ग्लासोप्टेरिस जो थे वो ट्रायसिक से पूर्णतः नष्ट हो गए तो इनका स्थान किसने ले लिया, एंजियोस्पर्म के सदस्य ने ले लिया। और इस प्रकार से क्रिटेशियस टाइम तक आते आते ये पृथ्वी पर पूरी तरीके से छा गए। तो इस प्रकार से मैलविलिया के अकॉर्डिंग भी क्रिटेशियस टाइम जो है वो एंजियोस्पर्म के ओरिजिन का टाइम होता है। और इस प्रकार से कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ट्रायसिक टाइम के अंदर जो प्री एंजियोस्पर्म होते थे उनको एंजियोफाइट्स या प्रो एंजियोफाइट्स भी कहलाते थे। ये कैटोनियस, बेनेटाइटेस, पेंटोजाइरस और निटेल के साथ अलग हुए और जुरेसिक के अंत में जो अब एंजियोस्पर्म है वर्तमान में इन्हीं से ही मतलब खत्म हो गए, जिम्नोस्पर्म से डेवलप हुए। और फिर उसके बाद
इस क्रेटेशियस टाइम के आते आते इसके बाद ये जो प्रो एंजियोस्पर्म थे वो किसमें चेंज हो गया, जुरासिक टाइम तक, मतलब इसका पूरी तरफ ये क्रेटेशियस टाइम के बाद जुरासिक टाइम फैल गए और इन्हीं एंजियोस्पर्म से ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट और मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में ग्रुप में बट गए। इस प्रकार से जो फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो अभी तक सारे फॉसिल रिकॉर्ड जो इतने सारे प्रिजर्व नहीं है जिनके अकॉर्डिंग हम एक एग्जैक्ट पोजीशन जो होते हैं ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म की बता सकते हैं। अतः ऐसा माना गया है कि ट्रायसिक और जुरासिक का टाइम जो होता है अभी भी हमको ये कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं पता कि इसके अकॉर्डिंग इसी टाइम में एंजियोस्पर्म हुए होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पीरियड ऑफ ओरिजिन जो है वो सभी कैलकुलेट ने ऐसा बताया कि क्रेटेशियस टाइम है और ट्रायसिक और जुरासिक टाइम है। जब हम ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर हमारा तीसरा क्वेश्चन जो होता है, ये पहले हमने ये देख लिया कि एंजियोस्पर्म है क्या। ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझने से पहले हमने इसी के कंटिन्यूशन में हम देखते हैं कि व्हाट आर एंजियोस्पर्म, ये हमने देखा। उसके बाद है प्लेस ऑफ, ये इसका पीरियड ऑफ ओरिजिन क्या था। थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ते हैं व्हाट वाज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ। अब है पीरियड कौन सा था ये तो पता हुआ, उसके बाद अब है कि किस प्लेस में एंजियोस्पर्म पहले डेवलप हुए होंगे। इनके अकॉर्डिंगली सबकी अलग अलग बनती है। अकॉर्डिंग टू सीवार्ड ये कहते हैं कि नॉर्थ टेम्परेट रीजन में एंजियोस्पर्म डेवलप हुए होंगे। इनके अनुसार एंजियोस्पर्म का उद्भव जो है वो नॉर्थ टेम्परेट एरिया में हुआ होगा और फिर जब किंतु वहां पर जब भी भारी बारिश हो गई, वहां बर्फ से पिघल गया तो वहां की संपूर्ण वनस्पति नष्ट हुई। यानी पहले तो वो नॉर्थ टेम्परेट एरिया में डेवलप हुए होंगे लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ थी तो वो पिघल गई, उससे वहां पर वनस्पति नष्ट हो गई और इस प्रकार से ये वहां पर मतलब फर्स्ट टाइम जो है वहां से डेवलप हुई। अकॉर्डिंग टू एक्सलॉट कहते हैं एक्सलॉट के अकॉर्डिंग 1970 इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म का उद्भव जो है वो हाईलैंड पर हुआ होगा, इसलिए इन्हीं से ये विकसित हुए होंगे। इसलिए एक्सलॉट के अकॉर्डिंग जो थ्योरी दी गई कि इनका ओरिजिन जो है प्लेस ऑफ ओरिजिन अपलैंड थ्योरी नाम दिया गया। उसके बाद आता है स्मिथ के अकॉर्डिंग 1970 में इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म जो है वो गोंडवाना और लॉरेंशिया जो एरिया के अंदर जब वो अलग हो गए, प्रक्रिया से अलग हुए, तब इनका ओरिजिन जो है वो क्या हुआ, इनका ओरिजिन जो होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया के मलेशिया के निकट हुआ होगा, ये बताते हैं स्मिथ के अकॉर्डिंग। और अकॉर्डिंग टू तख्ताजन 1980 इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म का उद्भव ऐसे क्षेत्रों में वहां हुआ होगा जहां पर पहले बहुत अच्छी बारिश होती थी लेकिन किसी कारण से कोई भी नेचुरल एलिमिनिटीज आ गई, कोई स्ट्रेस आ गया, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ गया तो अब वहां पर भारी वर्षा नहीं होती जब पहले होती थी और इस कारण से सूखे से बचने के लिए वहां के सदस्यों में जो भी अनुकूलन उत्पन्न हुए उन्हीं से ही एंजियोस्पर्म डेवलप हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू रेक्टिक एंड रिचर के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म जो होता है अफ्रीका और साउथ अमेरिका एरिया में डेवलप हुए होंगे, इस रिफ्ट वैली में हुए होंगे। इनका डेवलपमेंट क्या है, एंजियोस्पर्म जो है वो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के नजदीक रिफ्ट वैली में इनका डेवलपमेंट हुआ है। हिकी और टेलर के अनुसार एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट नीचे के एरिया जैसे मैदानी इलाके जो हैं उनमें एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ होगा। इनके अकॉर्डिंग नदी के किनारों पर या मैदानों पर हुआ होगा और वहां से फिर ये बाकी स्थानों पर वितरित हो गएंगे। इस प्रकार से इन्होंने जो हिकी ने जो थ्योरी दी उनके अकॉर्डिंग है लो लैंड थ्योरी भी कहते हैं इसको भी। इनके अनुसार जो एंजियोस्पर्म जो थे वो नीचे की लो लैंड एरिया पर डेवलप हुए और उनमें से भी वो पहले बहुवर्षीय शाकीय हुए होंगे और उन्हीं से ही उनमें भी प्रकंद उपस्थित हुआ होगा। तो इस प्रकार से जब हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास हम इन क्वेश्चंस को पहले देखेंगे कि एंजियोस्पर्म क्या है, क्या प्लेस ऑफ ओरिजिन है, क्या पीरियड ऑफ ओरिजिन है, इसके बारे में आज हमने स्टडी किया। थैंक यू।